तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह व्याख्यान संख्या 22 है और हम लीनियर इक्वेशनस के सिस्टम को हल करने के लिए इटरेटिव मैथड्स के साथ व्याख्यान जारी रखेंगे। तो पिछले व्याख्यान में हमने पहले से ही दो मैथड्स या दो इटरेटिव मैथड्स को विकसित या व्युत्पन्न किया है। एक जैकोबी इटरेटिव मैथड थी, दूसरी गॉस सीडल इटरेटिव मैथड थी, और अब हम इन मैथड्स का उपयोग लीनियर इक्वेशन के कुछ सिस्टम को हल करने के लिए करेंगे। तो मूल रूप से जैकोबी मैथड का उपयोग करके और गॉस सीडल मैथड का उपयोग करके हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का समाधान कैसे प्राप्त करें। तो याद करें कि यदि हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है तो मान लें कि an×n xn×1 bn×1 है। इस स्थिति में हमने क्या देखा है कि दोनों इटरेटिव मैथड्स जो हमने विकसित की हैं या इटरेटिव मैथड की धारणा का एक ऐसा सामान्य रूप है जहाँ बाईं ओर हमने k1th इटरेशन के बाद x का मूल्यांकन किया है और हमारे पास दाईं ओर g है जिसे इटरेशन मैट्रिक्स कहा जाता है, और यहाँ xk जो कि वेक्टर है जिसका मूल्यांकन किया जाता है या kth इटरेशन का उपयोग किया जाता है। फिर हमारे पास कुछ अन्य मैट्रिक्स H भी हैं। इसलिए जैकोबी मैथड में आते हुए हम नीचे स्लाइड पर यदि A के विभाजन पर विचार करें तो A L लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और D डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कोफिशिएंट मैट्रिक्स A से प्रविष्टियाँ होती हैं, और U कोफिशिएंट मैट्रिक्स A के ऊपरी भाग के योग के बराबर है। इस स्थिति में Ax b को LDUX b के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ से हम इसे एक इटरेटिव मैथड के रूप में प्राप्त करेंगे। LU को एक साथ दाहिनी ओर ले जाएंगे और यहाँ b का योग करेंगे, और हम मान रहे हैं कि D 1 मौजूद है। हम D 1 से इसे गुणा कर सकते हैं। तो दाहिने हाथ पर हमारे पास D 1LUX D 1b है, और यह वह रूप है जिसे हम एक इटरेटिव मैथड के लिए तलाश रहे हैं। इसलिए xk1 gxk hb तो यहाँ अब हम इटरेशन सेट कर सकते हैं। तो इस x को हम xk में बदल देंगे और दाईं ओर हमारे पास D 1LU होगा जो कि जैकोबी मैथड के लिए इटरेशन मैट्रिक्स G है, और यहाँ D 1 H के जैसा है, ये सामान्य सेटिंग में है। तो यह मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी गई जैकोबी मैथड है जहाँ x एक वेक्टर है और फिर D एक मैट्रिक्स है, यहाँ L मैट्रिक्स है, U एक मैट्रिक्स है, x एक वेक्टर है, D फिर से एक मैट्रिक्स है और B एक वेक्टर है। कभी कभी यह सुविधाजनक होता है और हम कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में भी देखेंगे कि इस वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म के अलावा यह कंपोनेंट फॉर्म लिखना अधिक सुविधाजनक है। तो यह कंपोनेंट फॉर्म पूरी तरह से इस वेक्टर फॉर्म से आ रहा है क्योंकि यहाँ हमारे पास यह x है। उदाहरण के लिए x1 x2 x3 xn कंपोनेंट इस k1th स्तर पर हैं, और इसी तरह इस गुणन के बाद भी दाईं ओर हमारे पास समान कंपोनेंट का एक वेक्टर होगा। कंपोनेंट्स की संख्या n है। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने कभी कभी लिखा है या प्रत्येक कंपोनेंट की बराबर तुलना की है। इसलिए सामान्य xi कंपोनेंट जो यहाँ कहीं है, हम कहते हैं इसलिए xi कंपोनेंट अब सीधे x के कोफिशिएंट और अन्य कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा है। तो इसे सीधे यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि D डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें a11 a22 a33 एंट्रीज हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 3×3 मैट्रिक्स है और फिर से ये सभी कंपोनेंट्स 0 हैं। वह हमारा D है और यह L लोअर है और U अपर है। तो L लोअर है इसलिए यहाँ a0 पहले से हमारे पास डायगोनल में है, और ऑफ डायगोनल पर भी केवल हमारे पास 0 एंट्रीज होंगी। ये टर्म्स जो बचे रहेंगे a21 हैं, और यहाँ हमारे पास a31 और a32 हैं, और इसी तरह हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो डायगोनल टर्म्स के बाद थी वे बचेंगी, अन्य सभी 0 पर सेट हो जाएंगे।
तो वे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं, इसलिए जब हम इस L को x से गुणा करते हैं, उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ x x1 x2 x3 का ट्रांसपोज़ लें तो क्या होगा, हमारे पास मूल रूप से पहला पद 0 है, फिर a21 को इस x1 से गुणा किया जाएगा और वे सब तीसरे केस में हमारे पास हैं जहाँ a31 और a32 को इस से गुणा किया जाएगा। तो इसके बाद अब यहाँ क्या हो रहा है, जब हम इस कॉम्पोनेंट को लेते हैं तो यहाँ जब भी यह ji होगा तब केवल यह योग होगा, अन्यथा यह 0 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ ji होगा, जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं तो यह विपरीत स्थिति होगी, तो यह योग ji के लिए होगा। और फिर प्रत्येक रो के लिए हम तुलना करेंगे, इसलिए हम पाएंगे कि ith कॉम्पोनेंट इस अभिव्यक्ति bi के बराबर है और यह di प्रत्येक संख्या को डायगोनल एंट्री aii द्वारा विभाजित करेगा। तो हमारे पास यहाँ xik11aiibi jiaijk भी है। और फिर से यह D 1b, यह bi वेक्टर इस डायगोनल एंट्रीज aii से विभाजित होगा, तो यह कॉम्पोनेंट फॉर्म है। और यहाँ हमारे पास जैकोबी मेथड के वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म या वेक्टर फॉर्म हैं। और फिर हमने यह भी चर्चा की है कि एक बार जब हमारे पास यह जैकोबी मेथड इस कॉम्पोनेंट फॉर्म में वापस आ जाती है और इस कॉम्पोनेंट फॉर्म से गॉस सीडल मेथड लिखना बहुत आसान है, क्योंकि गॉस सीडल मेथड में केवल यही अंतर है कि kth इटरेशन के पहले के इटरेशन से xi's का उपयोग करने के बजाय हम k1th इटरेशन का मूल्यांकन कर रहे हैं, हम पिछले इटरेशन से x1 x2 x3 xn की सभी वैल्यू का उपयोग कर रहे हैं। तो विचार यह है कि पिछले इटरेशन से वैल्यूज़ का उपयोग करने के बजाय हम हाल ही में मूल्यांकन किए गए वैल्यूज़ का उपयोग कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि इस योग में मूल रूप से जब भी यह ji होगा उस समय तक ये xj's उसी इटरेशन में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि हम गणना कर रहे हैं, मान लें कि पहले x1 फिर x2, इसलिए जब हम गणना करते हैं तो x1 उपलब्ध होता है जिसका उपयोग इस पहले योग में किया जा सकता है। तो गॉस सीडल के लिए अब एकमात्र अंतर यह है कि यहाँ k को k1 से बदल दिया जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा है कि यह वेक्टर मैट्रिक्स फॉर्म अब इस तरह से होगा कि xk1 DL u xk ताकि गॉस सीडल मेथड के लिए मैट्रिक्स G या इटरेटिव मैट्रिक्स G होगा। और फिर यहाँ भी यह DL 1b है। तो ये वे फॉर्म हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, या तो हम कॉम्पोनेंट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं या हम मैट्रिक्स फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जो भी सुविधाजनक हो। इसलिए यदि हम अभी इस उदाहरण को लेते हैं तो हम इक्वेशन की निम्नलिखित सिस्टम पर विचार करते हैं। इक्वेशन है 5x y 2z 13, x 3y z 12 और x 2y 4z 8। और गॉस सीडल और जैकोबी पद्धति का उपयोग करके इस एक इटरेशन के बाद पहले हम केवल x1 की गणना करना चाहते हैं। यदि हम प्रारंभिक अनुमान 1 1 1 से शुरू करते हैं तो एक इटरेशन के बाद जैकोबी और गॉस सीडल मेथड का सन्निकटन क्या होगा। तो इस दिए गए सिस्टम के लिए इन मेथड्स के रूपांतरण के संबंध में हम अगले व्याख्यान में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। इसलिए इस व्याख्यान में हम केवल एक इटरेशन के बाद इस मामले में उदाहरण के लिए इन एप्रोक्सीमेट वैल्यू का मूल्यांकन करेंगे। तो ये दिए गए इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम हैं, और हम जानते हैं कि जैकोबी मेथड का यह फॉर्म है कि xik1 1aiibi j is not equal to I aij
xjk। जैकोबी पद्धति को लिखने के लिए वास्तव में हमें इस सूत्र को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सूत्र क्या कहता है कि दाईं ओर, उदाहरण के लिए हम x1 लिख रहे हैं, तो x1 के लिए हम कहते हैं कि b1 जो यहाँ पहले से ही a11 से विभाजित है, ये कोफीशिएंट हैं। तो यह कोफीशिएंट हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो इस सूत्र के होने से हम वास्तव में यह x11 1a11 b1 j1 a1j xj0 क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमारे कॉम्पोनेंट x1 x2 x3 की सेटिंग केवल x y z का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यहाँ अज्ञात के लिए संकेतन रूप में x y z लिया जाता है, ना कि x1 x2 x3। तो यहाँ यह x11 1a11 b1 j1 a1j xj0 15 13 y0 2z0, क्योंकि a12 1 a13 2 है। तो इस फॉर्मूले को याद किए बिना हम क्या कर सकते हैं, हम जैकोबी इटरेशन मेथड को पहले इक्वेशन से लिख सकते हैं। हम x को इस तरफ ले जाएंगे और बाकी ये दो y और z अन्य कंपोनेंट दाईं ओर जाएंगे। तो दाहिने हाथ की ओर हमारे पास x1 15 13 y0 2z0 है। इसलिए यहाँ अगर हम एक इटरेशन के बाद इस पर वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 0th इटरेशन पर मान होंगे जो हम इन इक्वेशन में प्लस करेंगे। तो यहाँ तो यह 2z0 है और यह 0th इटरेशन माना है, इसलिए यह पहला इक्वेशन है जो वास्तव में इक्वेशन है। हम इस सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो यह भी याद किए बिना कि हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में हम x के लिए सेटिंग करेंगे, इसलिए x के बराबर सब कुछ दाईं ओर जाएगा और फिर हम इस इटरेशन को सेट करेंगे। बाएं हाथ की ओर 1 रखेंगे, दाहिने हाथ की ओर हम पिछले इटरेशन जो इस केस में 0 है को रखेंगे। प्रारंभिक अनुमान में 1 1 1 लिया गया था, इसलिए यदि हम प्रारंभिक अनुमान लेते हैं तो हमें यहाँ 1 को प्रतिस्थापित करना होगा और हमें वहाँ 1 को भी प्रतिस्थापित करना होगा, अर्थात 1/5 13 1 2 10/5 2। दूसरे इक्वेशन के संबंध में फिर से हमें वास्तव में इस सूत्र के सीधे गुजरने की आवश्यकता नहीं है, जिसे हम लिख सकते हैं। तो दूसरे इक्वेशन से अब हमें y लेना होगा और इस तरफ, और बाकी सब x एंड z को दाईं ओर ले जाएंगे और फिर हम इटरेशन को सेट करेंगे। इसलिए यहाँ हम 0 डालेंगे, फिर हम यहाँ 1 रखेंगे और बाद के इटरेशन भी, उदाहरण के लिए दूसरा इटरेशन 2 होगा और यह सिर्फ इटरेशन 1 के पहले होगा। ठीक है, तो यह अब y के लिए हो रहा है। हम फिर से कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास x0 z0 है, हमारे केस में ये शुरुआती वैल्यू है जो 1 1 1 है। तो हमारे पास 1/3 12 1 है, तो हमारे पास यह 10/3 दूसरे कंपोनेंट के रूप में है, y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इटरेशन के बाद तीसरे केस से। इसलिए तीसरे इक्वेशन में हम z के लिए लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि यह 4z1 8 x0 2y0 है और फिर हम 4 से विभाजित भी करेंगे। तो हमारे पास z1 1/4 8 x0 2y0 है और फिर हमने इन इटरेशन्स को सेट किया है, इसलिए वैल्यू 0th लेवल पर है और बाईं ओर पहले इटरेशन के बाद हमारे पास वैल्यूज हैं। तो ये प्रारंभिक अनुमान हैं
जो हमें ज्ञात हैं, इसलिए यहाँ हमारे पास 1/4 8 + 1 - 2 है, हमारे पास यह सब है। तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? 7/4। तो ये एक इटरेशन के बाद के मान हैं। अब क्या किया जाएगा? यदि आप इटरेशन प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इसे 2 इटरेशन के लिए अनुमानित करना चाहते हैं, या हम अगले इटरेशन के बाद मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन मानों को अब 1 1 1 के अलावा हम अगले इटरेशन में उपयोग करेंगे। इसलिए y के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, z के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, और फिर हम अगले इटरेशन के बाद x के लिए नया मान प्राप्त करेंगे। दोबारा यहाँ x और z के मानों का उपयोग किया जाएगा। इस केस में x का उपयोग 2 के रूप में किया जाएगा और y का उपयोग 10/3 के रूप में किया जाएगा। इसलिए हम इन मानों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें हमने अब दूसरी इटरेशन के बाद मान प्राप्त करने के लिए अपने इटरेशन को अग्रेषित करने के लिए उपयोग किया है। इसलिए ये पहले इटरेशन के बाद के मान हैं। इसलिए यदि आप गॉस सीडल मेथड प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गॉस सीडल के लिए भी फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस गॉस सीडल और जैकोबी में केवल यही अंतर होगा। जैकोबी में हम इसे पहले इटरेशन के बाद पूर्ण मूल्यांकन के लिए उपयोग कर रहे थे। उदाहरण के लिए प्रत्येक कंपोनेंट के मूल्यांकन के लिए हम इनिशियल वैल्यू का उपयोग कर रहे थे। अब यहाँ हम x1 का क्या करेंगे? उदाहरण के लिए सूत्र वही रहेगा जो जैकोबी का है, कोई अंतर नहीं होगा। तो इस इक्वेशन से हम इसे x1 के रूप में लिखेंगे जो 1/5 के बराबर, और यह y 2z दाईं ओर जाएगा। इसलिए हमारे पास यह इटरेशन योजना होगी, और फिर हमारे पास x1 1/5 13 y0 2z0 1/5 13 1 2 है। जो वैल्यू गॉस सीडल के साथ साथ जैकोबी मेथड में उपयोग हो रही है, वह पहले इटरेशन के बाद हमारे पास समान वैल्यू देंगी, क्योंकि इस स्तर पर जब हम इस x1 का मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमारे पास इस प्रारंभिक अनुमान के अलावा कोई अन्य वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए यदि प्रारंभिक अनुमान दोनों मेथड्स में समान है तो स्वाभाविक रूप से यह पहला कंपोनेंट दोनों केसेस में समान होगा। अब जब हम इस y1 1/3 12 x0 z0 पर आते हैं तो यहाँ हमारे पास थोड़ा अंतर है, क्योंकि अब हम x1 का उपयोग करेंगे जिसकी हमने अभी गणना की है। हम इन मानों का उपयोग नहीं करेंगे जो पहले मूल्यांकन में उदाहरण के लिए यहाँ उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि x1 अब ज्ञात है, x1 हमारे पास एक नई वैल्यू है। तो यह अंतर है कि इस वैल्यू का उपयोग अब इस मूल्यांकन में किया जाएगा, और चूंकि z0 उपलब्ध नहीं है इसलिए हम निश्चित रूप से प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करेंगे। तो अब हमारे पास 1/3 12 2 1 9/3 3 y1 है, जो अब गॉस जैकोबी मेथड से पहले की गणना से अलग है, क्योंकि जैकोबी पद्धति में इस x1 का उपयोग नहीं किया गया था, x0 का उपयोग किया गया था। तो यह वहाँ 1 था और हमें 10/3 मिला था, लेकिन अब हम यहाँ इसे 3 के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तीसरे इक्वेशन पर आते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से यह 4z 8 x 2y मिलेगा, और फिर हम इसे 4 से विभाजित करेंगे। तो यह इटरेशन के लिए सेटअप होगा, और अब x1 उपलब्ध है और y1 भी उपलब्ध है, x1 उपलब्ध है और यहाँ y1 भी उपलब्ध है। इसलिए हम अभी इन वैल्यूज़ का उपयोग करेंगे जिनकी हमने अभी गणना की है। इसलिए हम शुरू से ही वैल्यूज़ का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब हम नए मूल्यांकित वैल्यूज़ का उपयोग z1 1/4 8 x1 2y1 1/4 8 2 6 1 के रूप में करेंगे। तो यहाँ ये दोनों वैल्यू जैकोबी मेथड से अलग है, जबकि पहली वैल्यू नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। हमें केवल प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करना होगा, अन्यथा सूत्रीकरण समान है। तो
तो यह गॉस सीडल मेथड में थोड़ा अंतर है। हमारे पास जो भी वैल्यू हाल ही में उपलब्ध हैं हम उनका उपयोग कर रहे हैं, जबकि जैकोबी पद्धति में हम पिछले इटरेशन की वैल्यू के साथ पूरे इटरेशन को समाप्त करते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर हम इस 1 1 1 के ट्रांसपोज़ को प्रारंभिक अनुमान लेते हैं फिर से और इक्वेशन की सिस्टम को हल करने के लिए जैकोबी और गॉस सीडल मेथड के मैट्रिक्स फॉर्म का उपयोग करके एक इटरेशन करते हैं। उदाहरण में हमने कंपोनेंट फॉर्म का उपयोग किया है जो दिए गए इक्वेशन से सीधे संभव था। पहले इक्वेशन में हमने x के टर्म में लिखा जो कुछ के बराबर है, फिर 3y जो कुछ के बराबर है, और फिर तीसरे इक्वेशन को 4 से भाग देने पर तीसरे इक्वेशन से हमें z प्राप्त होगा। तो प्रत्येक कंपोनेंट के लिए इन इटरेशन को प्राप्त करना वास्तव में आसान था। x के लिए इटरेशन हमें पहले इक्वेशन से मिलता है, फिर y के लिए दूसरी से और z के लिए तीसरे इक्वेशन से मिलता है। लेकिन अब हम सब कुछ मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में मैट्रिक्स फॉर्म का उपयोग करना बहुत आसान होता है। एक बार हमारे पास यह मैट्रिक्स फॉर्म हो जाने के बाद गणना बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम जैकोबी पद्धति का उपयोग करते हैं, यहाँ हमें इस इटरेशन मैट्रिक्स को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और जैकोबी मेथड के लिए इटरेशन मैट्रिक्स GJ D 1LU। L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस केस में हमारा A 5 1 2 1 3 1 -1 2 4 कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और फिर हमारे पास -1 2 4 है, और दाहिनी ओर B वेक्टर 13 12 8 है। तो मैट्रिक्स A होने पर अब डायगोनल D में केवल 5 0 0 0 3 0 0 0 4 डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर सब कुछ 0 रहता है। इसलिए इसका मतलब इसके इन्वर्स के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स करना बहुत आसान है। हमें केवल डायगोनल एंट्रीज को इन्वर्स करना है। तो हमारे पास D 1 1/5 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4 मिलेगा। तो यह डायगोनल एंट्रीज 5 3 4 थी, इसलिए हमें इसका इन्वर्स D 1/5 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4 इस माइनस साइन के साथ मिला, और L प्लस U था। तो L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जब हम इसे मूल रूप से जोड़ रहे हैं तो यह कुछ नहीं बस A D है। इसलिए L प्लस U A D 0 1 2 1 0 1 -1 2 0 है। तो हमें यह D 1 L प्लस U मिला। हम इन दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं और हमें यहाँ एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो कि हमारा इटरेशन मैट्रिक्स है। तो पहले हमें इटरेशन मैट्रिक्स की गणना करने की ज़रूरत है, और फिर यह इटरेशन मैट्रिक्स होगा। जैकोबी मेथड के लिए यह xk1 GJ xk D 1b इटरेशन स्कीम है। यह मैट्रिक्स रूप में लिखी गई इटरेटिव स्कीम थी। तो इसका मतलब है कि अगर हम अभी शुरुआती वैल्यू लेते हैं तो यह xk 1 1 1 का ट्रांसपोज़ है। इस मैट्रिक्स रूप में अब यह लाभ है कि केवल मैट्रिक्स वेक्टर गुणन के बाद हमें सभी कंपोनेंट का मान प्राप्त होगा। सभी कंपोनेंट की हमें एक एक करके गणना करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ उदाहरण के लिए हमारे पास x y z 1 इस पहली इटरेशन के बाद ये 3 कंपोनेंट हैं। हम G J कैसे प्राप्त करते हैं? यह वो इटरेशन मैट्रिक्स है जिसका हमने अभी मूल्यांकन किया है, इसलिए यह GJ है। x के अब शुरुआती वैल्यू है। हम उपयोग करना चाहते हैं x0 1 1 1 का ट्रांसपोज़, और हमारे पास फिर से यह D 1 है। D 1 का अर्थ है कि डायगोनल एंट्रीज जो सिर्फ इन्वर्टेड होगी 1/5 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4, और फिर हमारे पास
13, 12, 8 है। तो यह हमारे लिए लीनियर सिस्टम के दाहिनी तरफ है। तो अब यह हो रहा है, हमने इस x0 को यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए x0 प्रारंभिक वैल्यू है और फिर हमें बस यह गुणन करना है और फिर हमें इसका योग करना है। तो इस मैट्रिक्स और इस वेक्टर के लिए गुणा यहाँ सिर्फ इन पंक्तियों का जोड़ है, इसलिए 1/5 2/5 3/5। फिर यहाँ भी 1/3 1/3 2/3 माइनस चिन्ह के साथ, यहाँ भी हम जोड़ सकते हैं। तो 1/4 1/2 1/4 माइनस चिन्ह के साथ है। इसी तरह यहाँ यह मैट्रिक्स 1/5 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4 मैट्रिक्स 13 12 8 मैट्रिक्स 13/5 12/3 8/4 13/5 4 2 है। तो यह वेक्टर है जो इस गुणन से आ रहा है और अब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और हमें मैट्रिक्स 2 10/3 7/4 मिलेगा। और ये ठीक वही वैल्यू है जो हमें पहले कॉम्पोनेंट के अनुसार गणना का उपयोग करके प्राप्त हुए हैं। यहाँ लाभ यह है कि एक बार हमारे पास यह है, हमें बस 1 1 1 का ट्रांसपोज के बजाय इसे प्लग करने की आवश्यकता है और फिर से हमें पहली वैल्यू ये गुणन मिलेंगे। वास्तव में इसमें D 1 भी नहीं बदलेगा, इसलिए हम इस वेक्टर को वैसे ही रख सकते हैं, केवल परिवर्तन पहले गुणन में होगा, क्योंकि यहाँ 1 1 1 का ट्रांसपोज को मैट्रिक्स 2 10/3 7/4 में बदल दिया जाएगा और फिर हम अगला अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह हम वैल्यूज़ को प्राप्त करने के लिए इस एल्गोरिथ्म के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमारी वैल्यूज़ प्रत्येक इटरेशन के बाद अपडेट किए जाते हैं। गॉस सीडल मेथड पर आते हैं, हमारे पास xk1 DL का होल इन्वर्स u xkDL का होल इन्वर्स भी है। यह DL का होल इन्वर्स u इस केस में इटरेशन मैट्रिक्स है। तो DL अब मूल रूप से लोअर ट्राइऐंग्युलर है, तो यह लोअर ट्राइऐंग्युलर हिस्सा है और डायगोनल एंट्रीज के साथ है, तो यह DL है। और फिर हम DL का इन्वर्स प्राप्त करते हैं, तो यहाँ हमारे पास DL निर्धारक से अधिक 1 है, इसलिए DL का निर्धारक 5 × 3 × 4 60 हो जाएगा। और फिर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट 12 4 5 0 20 10 0 0 15 का ट्रांसपोज है। और फिर उदाहरण के लिए यह यहाँ 4 1 × 0 के रूप में माइनस चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि हमें प्लस माइनस साइन पर विचार करना होगा। और तीसरे के लिए वहाँ हमारे पास 2 × 1 -1 × 3 5 है। और फिर उदाहरण के लिए इसके लिए हमारे पास 0 है, इसलिए यह 0 है। जब हम इसके आगे गणना करते हैं तो हमारे पास वहाँ ठीक 20 है, तो इसे हम माइनस चिन्ह के साथ 10 के रूप में कंप्यूट करेंगे। और फिर इसी तरह हम इसके लिए और इसके लिए गणना कर सकते हैं, इसलिए हमें यह एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी। ट्रांसपोज करना ही है, तो DL का होल इन्वर्स 1/60 मैट्रिक्स 12 4 5 0 20 10 0 0 15 का ट्रांसपोज है। हमें DL होल इन्वर्स मिल रहा है, हमारे पास यह DL होल इन्वर्स है। हम इसे इस मैट्रिक्स फॉर्म में प्लग कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास DL होल इन्वर्स u है। फिर हमारे पास DL होल इन्वर्स b है। इक्वेशन्स से b मैट्रिक्स 13 12 8 और फिर हमें केवल एक x0 1 1 1 का ट्रांसपोज से गुणा करने की आवश्यकता है, और इसलिए हमारे पास यह xk1 DL होल इन्वर्स u xkDL होल इन्वर्स b की इटरेशन योजना है।
और अगर हम इस प्रारंभिक अनुमान को यहाँ प्लग करते हैं, उदाहरण के लिए 1 1 1 का ट्रांसपोज़ और इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, हमें मैट्रिक्स 2 3 1 प्राप्त होंगे। तो इस मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ लाभ यह है कि हमें यह फॉर्म प्राप्त करने के लिए केवल एक बार करना होगा, हमें कुछ गणनाएँ करनी होंगी जैसे इन्वर्स और इसी तरह गुणन। लेकिन एक बार जब हमारे पास यह फॉर्म हो जाता है तो हमें बस यहाँ प्रारंभिक वैल्यू को प्लग करने की ज़रूरत है, और फिर उदाहरण के लिए यह पहली इटरेशन के बाद का मान है, दोबारा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ हमें नया वैल्यू मिलेगा और इसी तरह। और इटरेशन बहुत तेज होगी। यहाँ आखिरी समस्या हम इसे हल करना चाहते हैं। 4x1 2x2 x3 4, और फिर हमारे पास दूसरा इक्वेशन x1 3x2 x3 4 है। हमारे पास तीसरा लीनियर इक्वेशन 3x1 2x2 6x3 7 है। और हम उदाहरण के लिए प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करना चाहते हैं। x0 01 08 05 का ट्रांसपोज़ है, और हम इस प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करके 3 इटरेशन्स को करना चाहते हैं, और हम ऐसा करने के लिए जैकोबियन गॉस सीडल मेथड का उपयोग करेंगे। इसलिए जैकोबी मेथड का उपयोग करते हुए हमेशा की तरह हमने पहले चर्चा की थी कि हम पहले इक्वेशन से लिखेंगे, या हम x1k1 14 4 2x2k x3k के लिए इटरेशन सेट करेंगे। तो हमारे पास x1 के लिए यह इटरेशन है, इस k को वहाँ रखें और k1 को दाईं ओर रखें। इसी तरह दूसरे इक्वेशन से हम x2k1 13 4 x1k x3k के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरे इक्वेशन से हमें यह x3k1 16 7 3x1k 2x2k मिलेगा और इसी तरह। तो यह इटरेटिव मेथड है, जैकोबी इटरेशन मेथड। हम इन मानों में k को 0 रखकर प्रारंभिक मानों को यहाँ प्लग करेंगे, और हम पहले इटरेशन के बाद मान प्राप्त करेंगे। दोबारा हम दूसरे इटरेशन के बाद मान प्राप्त करने के लिए पहले इटरेशन के बाद इन मानों का उपयोग करके अगले इटरेशन पर जा सकते हैं। इसलिए इस इटरेटिव योजना के साथ यदि हम इस प्रारंभिक अनुमान के साथ शुरू करते हैं, तो x1 के लिए हम यहाँ x2 08 रखेंगे, यहाँ हम x3 05 रखेंगे, और इसकी गणना करने पर हमें 0475 मिलेगा। x2 के लिए यहाँ सभी वैल्यूज़ पर x1 और x3 प्लग होगा। यह x0 से उपयोग किया जाएगा जब हम इस पर चरण को पूरा करते हैं, या हम इस इटरेशन के सभी कॉम्पोनेंट की गणना करते हैं, जबकि गॉस सीडल में हम हाल ही में मूल्यांकित वैल्यूज़ का उपयोग करेंगे। तो यह एक जैकोबी है। हम फिर से इस प्रारंभिक अनुमान से x1 और x3 का उपयोग करेंगे केवल नया x1 प्राप्त करने के लिए, अर्थात x21 13 4 0.1 05 11333, और फिर इस x3 की गणना करने के लिए भी हम प्रारंभिक अनुमान से ही मानों का उपयोग करेंगे। तो x1 01 था, और फिर x2 वहाँ 08 था, और फिर यह 085 देगा, और हम अगले इटरेशन में 01 08 05 का ट्रांसपोज़ के अलावा इन मानों का उपयोग किया जाएगा। इसलिए यदि हम यहाँ इन मानों का उपयोग करते हैं तो हमें x1 के अगले मान मिलेंगे, दूसरे इटरेशन के बाद x2, दूसरे इटरेशन के बाद x3, दूसरे इटरेशन के बाद, और फिर यदि हम इन मानों का उपयोग इस योजना में करते हैं तो फिर से हम x1, तीसरे इटरेशन के बाद x2, तीसरे इटरेशन के। ठीक है, तो यह एक जैकोबी मेथड थी। गॉस सीडल में एकमात्र अंतर आएगा कि पहला मूल्यांकन समान होगा क्योंकि हम बिल्कुल प्रारंभिक अनुमान का उपयोग करेंगे, जबकि दूसरे मूल्यांकन में हाल ही में गणना किया गया मान x1 का उपयोग किया जाएगा।
क्योंकि अब x1 उपलब्ध है, x3 उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम पहले वाले से अभी भी उपयोग करेंगे और हमें वहाँ कुछ अलग वैल्यूस मिलेंगी। इसी तरह तीसरे कॉम्पोनेंट में x1 और x2 दोनों अभी उपलब्ध हैं और हाल ही में ये मूल्यांकन किए गए मान होंगे। तो गॉस सीडल में आते हैं, यहाँ केवल यही अंतर है कि यह x1k1 यहाँ होगा और यह x1k1 और x2k1 दोनों k1th वैल्यू का उपयोग करेंगे। तो इससे शुरू करके जैकोबी के समान मूल्यांकन का अनुमान लगाएं जो 0475 है, और फिर अगला यहाँ परिवर्तन होगा कि x1 0th इटरेशन या प्रारंभिक अनुमान की वैल्यू के बजाय अब इस वैल्यू का उपयोग करेगा, और यह x305 स्वाभाविक रूप से इस प्रारंभिक अनुमान से आएगा क्योंकि यह अभी तक उपलब्ध नहीं है, और वैल्यू 1.10083 है। x3 के लिए अब से इस इटरेशन में x1 और x2 की वैल्यू का उपयोग किया जाएगा जिसका हमने पहले से ही मूल्यांकन किया है। तो अब 0475 और इस 1.10083 का उपयोग किया जाएगा और हमें एक नया मान 05391 मिलेगा। और इसी तरह हम दूसरे इटरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ये सभी मान दूसरे इटरेशन से हैं और फिर हमें तीसरे इटरेशन के बाद मान मिलेंगे। तो यहाँ एक अंतर था कि हमने जो कुछ भी मूल्यांकन किया है उस वैल्यू का उपयोग वर्तमान इटरेशन वर्तमान मूल्यांकन में किया जाएगा, तो वह अगले व्याख्यान में मूल्यांकन का हिस्सा था। तो यह संदर्भ है, अगले व्याख्यान में हम इसे जारी रखेंगे। मेरा मतलब है कि दो मेथड्स के कन्वर्जेंस मुद्दे क्या हैं जो तेजी से कन्वर्ज करते हैं आदि। तो यहाँ निष्कर्ष निकालने के लिए हमने मूल्यांकन किया है और हमने जैकोबी मेथड का उपयोग करके और गॉस सीडल मेथड का उपयोग करके लीनियर इक्वेशन की एक सिस्टम के सॉल्यूशन का अनुमान लगाया है, और हमने देखा है कि या तो हम मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं या हम सुविधा और प्रमुख अंतर के आधार पर कॉम्पोनेंट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोनों मेथड में इस टर्म का मूल्यांकन है, इसलिए यहाँ हम इटरेशन पूर्ण होने तक उपयोग कर रहे हैं। इस विशेष इटरेशन को उन सभी घटकों को प्राप्त करने के लिए जो हम पिछले इटरेशन से वैल्यूज़ का उपयोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम हाल ही में मूल्यांकन किए गए मानों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस व्याख्यान के लिए बस इतना ही, और मैं आपके ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।